नमस्कार बच्चों, मैं आपका विषय अध्यापक सामाजिक विज्ञान डी.के. गौतम आज आपके सामने कक्षा 9th की हिस्ट्री इतिहास की किताब फ्रांसीसी क्रांति का जो प्रथम चैप्टर है उसको लेकर आपके सामने आया हूँ। तो आप इसमें फ्रांसीसी क्रांति के विभिन्न पहलुओं के बारे में, फ्रांसीसी क्रांति कैसे हुई, कब हुई, क्या क्या इसमें घटनाएं घटीं, क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, सभी मुख्य घटनाक्रमों को आप इसमें जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट की सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया गया। अफवाह थी कि वह सेना नागरिकों पर गोले चलाने का आदेश देने वाले हैं। लगभग 7,000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने इकट्ठे हुए और उन्होंने जनसेना का गठन करने का निर्णय लिया। हथियारों की खोज में बहुत से सरकारी भवनों में जबरन घुस गए। सैकड़ों लोग पेरिस नगर के ईस्ट में और बास्तिल के किले की जेल को तोड़ने में लग गए और उन्होंने आखिरकार बास्तिल की जेल को तोड़ डाला, जहां से उन्हें बहुत ही भारी मात्रा में गोला बारूद मिला। उन्होंने हथियारों को कब्जे में ले लिया और बास्तिल का कमांडर इस लड़ाई में मारा गया। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल का किला लोगों के घृणा का केंद्र बना हुआ था। क्यों चाहते वो बास्तिल के किले को पहले से ही ध्वस्त करना चाहते थे, जो उन्होंने कर दिया, और इस किले के अवशेषों को बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो ध्वंस को बतौर स्मृति के चिन्ह पे सजोना चाहते थे। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई संघर्ष और हुए। अधिकांश जनता पावरोटी की बढ़ती हुई कीमतें, जो महंगी कीमतें थी, उसके खिलाफ विरोध कर रही थी और बाद में इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिसका अंत हुआ। फ्रांस के सम्राट को फांसी दी गई, उसके बाद इसका अंत माना गया। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी, लेकिन ऐसा क्यों और कैसे हुआ, आइए जानते हैं। यह है प्यारे बच्चों बास्तिल का किला जो आपको दिखाई दे रहा है तस्वीर में, और ये बास्तिल का ध्वंस अवशेष है, बास्तिल का किला है। देखिए कितना विशाल और कितना बड़ा किला था और आसपास इसको जो है जनता ध्वस्त करने में लगी हुई थी। पहला इसका पार्ट है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। तो इसका पहला पार्ट है प्यारे बच्चों 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। तो जानते हैं सन 1774 में बूर्बो राजवंश का लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंतोइनेट से हुआ था। राज्यारोहण जब उसका हुआ तो उसने राजकोष को खाली पाया और लंबे समय तक जो युद्ध चले, जिससे फ्रांसीसी के सारे वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। व्यवसाय का जो विशाल महल था, कहाँ का महल था प्यारे बच्चों? व्यवसाय का जो विशाल महल और राजदरबार की शान शौकत को बनाए रखने के लिए फिजूल खर्ची का जो बोझ था वो अलग से उस पर पड़ रहा था। लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद करने में सहायता दी थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर लगभग 10 अरब लीरे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया था, जबकि इस पर पहले से ही 2 अरब लीरे का बोझ चढ़ चुका था। सरकार ने ये लीरे बेटा एक मुद्रा की इकाई हुआ करती थी। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे और फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते हुए कर्ज को चुकाने में मजबूर थी। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना का रखरखाव, राजदरबार, सरकारी कार्यालय, विश्वविद्यालय, इन सब को चलाने के लिए भी बाध्य थी, लेकिन ये कदम काफ़ी नाकाफ़ी थे। तो प्यारे बच्चों 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज में ये महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज में 3 स्टेट में बटा हुआ था। कितने स्टेट में बटा हुआ था? 3 स्टेट में, और केवल तीसरे स्टेट के लोग जनसाधारण ही कर अदा करते थे। मतलब पहला स्टेट था, दूसरा स्टेट था, तीसरा स्टेट था, और टैक्स को अदा करने का काम केवल जो तृतीय वर्ग के लोग थे उनके पास था। मैं आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाता हूँ, आप ध्यान से इसको देखिएगा। प्यारे बच्चों देखो, यहाँ ये दिखाया गया है कि पहले स्टेट में जो आते थे वो पादरी वर्ग के लोग आते थे, दूसरे स्टेट में कुलीन वर्ग के लोग आते थे, और तीसरे स्टेट में अधिकतर जो जनसंख्या थी वो तीसरे स्टेट में आती थी, जिसमें बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती, कर्मचारी, वकील शामिल थे। किसान, कारीगर शामिल थे, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर शामिल थे। तो प्यारे बच्चों सबसे ज़्यादा भीड़ जो थी, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वो तीसरे स्टेट में थी। तो इसलिए सबसे ज़्यादा रोष भी जो है
तीसरे स्टेट के लोगों के बीच था, वो खुश नहीं थे इस व्यवस्था से। आइए आगे देखते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनके बारे में बता देता हूँ जिस पर आपको ध्यान देना है। ये आपके एग्जाम में आती हैं तो आपको विशेष ध्यान देना है। पहली बात है लिवे क्या था। ये बेटा फ्रांस की एक मुद्रा थी जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया था, लेकिन इससे पहले फ्रांस में लिवे नाम की मुद्रा ही चला करती थी। दूसरा, एस्टेट क्या होता है। एस्टेट क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने की श्रेणी होती थी। तो ये कैटेगरी का मतलब, ये कैटेगरी है एस्टेट एक तरीके से। और तीसरा है पादरी वर्ग। इसको आप देखेंगे तो पादरी वर्ग क्या था, चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह पादरी वर्ग कहलाता था। और इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों टाइद। टाइद एक कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इधर जहाँ मैं लिखा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला एक टैक्स था, एक टैक्स था टाइड। तो टाइड क्या था, एक टैक्स था। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगला है इसके बाद टाइल। टाइल क्या था, टाइल सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला एक टैक्स था। तो प्यारे बच्चों इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। देखो तस्वीर के माध्यम से दिखाई दे रहा है कि एक राजा के सामने, शासक के सामने एक गरीब जो है, बेचारा गरीब अनाज फल पैसा सलाद सब कुछ लाता है। मोंटू जमींदार सब कुछ स्वीकार करने को तैयार बैठा है। मोटू जमींदार पर वह उसको एक नज़र देखता तक नहीं है। तो ये हालत थी उस समय के लोगों की। कुलीन व्यक्ति मकड़ा है और किसान मक्खी है। शैतान को जितना दो लालच उतना ही बढ़ता जाता है। आगे बेटा 1.1 जीवन जीने का संघर्ष। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। तो जो है जीने के संघर्ष के लिए जो है कामगार कारखानों में मजदूर करते थे, उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे। मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी और इस तरीके से अमीर और गरीब के बीच में ये खाई जो है बढ़ती चली गई और रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया और जीविका का संकट पैदा हो गया, जो फ्रांस में काफ़ी आम बात थी। अच्छा, जीविका का संकट क्या होता है प्यारे बच्चों, ये जानते हैं। जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जो नए शब्द हैं, वो मैं आपको ध्यान से जो बता रहा हूँ, इसको अपनी कॉपी में भी नोट करना है आपको। तो जीविका का संकट ऐसी चरम स्थिति, ऐसा पीक पॉइंट जब जीवित रहने के लिए न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगे, तो जीविका का संकट पैदा हो जाता है। और अनाम क्या होता है, जिसका नाम मालूम ना हो उसे अनाम कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, आगे इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझते हैं। 1.2 जीविका का संकट कैसे उत्पन्न होता है। तो ये जो आपको ब्लैंक चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि माना खराब फसल हो गई, फसल खराब हो गई, तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ आपको लिखना है। उसके बाद क्या होगा, अब गरीब गुरबा जो गरीब लोग हैं पावर आउट नहीं खरीद पाएंगे। फिर आगे का पॉइंट आपको यहाँ फिल करना है। फिर महामारी की स्थिति आ जाएगी। इस तरीके से ब्लॉक डायग्राम के थ्रू समझाया गया है। इसे आप अपनी समझ के आधार पर कर सकते हैं। 1.3 पे आते हैं। उभरते मध्य वर्ग ने विशेष अधिकारों की अंत की कल्पना की। तो इसमें क्या हुआ प्यारे बच्चों, पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट, जो मैंने आपको बताया था, जो मजदूर वर्ग था, कि उन समूहों को उठाई गई। ये तीसरे स्टेट के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। उसी तीसरे स्टेट की बात चल रही है जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके। आइए आगे देखते हैं। 18वीं शताब्दी में नए सामाजिक समूहों का उदय हुआ, जिसे मध्य वर्ग कहा गया, जिसने फैलते समुद्र पार व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्तुओं के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी, इकट्ठी की थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का निर्यात करते थे वो लोग, और समाज के समृद्ध लोग उनसे इन चीज़ों को खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट में सौदागर, निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा और वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। आप देखेंगे कि यह आज के समय में बहुत ही अच्छी पोस्टें मानी जाती हैं, लेकिन प्रशासनिक सेवा और पेशेवर लोग भी तीसरे स्टेट में ही शामिल हुआ करते थे। सौदागर, निर्माता, प्रशासनिक सेवा वाले, वकील और जो बिजनेसमैन पेशेवर लोग थे, जो प्रोफेशनल लोग थे, वो भी इसमें शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे। उनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। तो अच्छी बात थी। तो आगे देखेंगे हम यहाँ पे, स्वतंत्रता, समान नियमों, समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की कल्पना जॉन लॉक ने और जॉक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। उसने इसकी ध्यान रखनी बेटा, ये वाली जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस पुस्तक का विषय ध्यान रखना है। ये बातें बताई गई इस पुस्तक में कि 2 टाइटरीज ऑफ गवर्नमेंट, ये आपको ध्यान रखना है कथन। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं बेटा।
अच्छा, आगे अब हमने यहाँ तक देखा। इसमें मैं तस्वीर दिखा दूँ आपको ये कि बेकरी की दुकान पर कतारें में महिलाएं लगी हुई हैं। इतनी बुरी स्थिति थी, खाने पीने के सामान की बहुत समस्या आ गई थी। प्यारे बच्चों, हम शायद थोड़ा आगे आ गए हैं। अब मैं वापसी आपको लेके चलता हूँ। देखिए, यहाँ तक हमने जीने का संघर्ष पढ़ा था, जीविका का संकट कैसे उत्पन्न होता है ये पढ़ा था, उभरते मध्य वर्ग ने, ये वाला भी हम पढ़ चुके थे। हाँ, अब यहाँ आते हैं। लॉक ने राजा और देवी निरंकुश अधिकारों के सिद्धांतों का खंडन किया। तो आपको यहाँ विशेष बात ये ध्यान रखनी है कि उस समय मांतेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता के विभाजन की बात कही थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बेटा, आपको ध्यान रखनी है। आगे संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया था। ये बात आपको याद रखनी है। और आगे आपको क्या क्या पॉइंट में अंडरलाइन कर देता हूँ, ध्यान रखना है कि फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान, उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आपको आगे क्या ध्यान रखना है कि दार्शनिक जो थे, इन विचारों पर काफ़ी हाउसों तथा सैलान की गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस हुआ करती थी और पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार शुरू हुआ। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता था ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सकें। इसी तरह आगे देखेंगे तो जो लुई 16 था, लुई 16 द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से क्या लगाए गए प्यारे बच्चों, फिर से टैक्स लगाए जाने की खबर से विशेष अधिकार वाली समिति के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। तो गुस्सा भड़कने का कारण था कि वहाँ जो है अधिक टैक्स लगाए गए थे। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। तो 1 पॉइंट हमने आज ख़त्म किया है। क्रांति की शुरुआत हम अगले वाले उसमें पढ़ेंगे। तो आपको जो है यहाँ तक ध्यान रखना है और जो मैंने प्रश्न उत्तर आपको दिए हैं इस वीडियो के साथ, वो आपको करने हैं और कॉपी में करने के बाद उसे आप अपने ग्रुप पर सेंड कर दें। थैंक यू वेरी मच बेटा।